हाँ आज हम क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। देखिए, ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न में दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है? थायराइड ग्रंथि की क्रिया डैश हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। अब देख, थायराइड ग्रंथि की क्रिया डैश हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। तो कौन से हार्मोन के द्वारा थायराइड ग्रंथि नियंत्रित होती है? इसमें है ए थायरोक्सिन, बी रेटिनॉल और सी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारे आंसर होगा फर्स्ट में सी। फिर है, शरीर में जल जमाव की स्थिति के कारण आने वाली सूजन को डैश कहते हैं? मारास्मस, ऑडिमा, क्वाशोरकर या उपरोक्त सभी। तो देखिए, इसमें शरीर में जल जमाव की स्थिति ओडिमा, ठीक है। जैसे इसमें मारास्मस में तो सूखा रोग होता है, क्वाशोरकर में होता है कि शरीर जैसे चांद सा दिखने लगता है, मतलब जो चेहरा होता है गोल मटोल बिल्कुल और चांद के जैसा दिखने लगता है। यानी मारास्मस और क्वाशोरकर एक दूसरे का अपोजिट हैं ये दोनों रोग। लेकिन जब शरीर में जल का जमाव होने लगता है और जल का जमाव जब शरीर में होने लगता है और सूजन आती है तो उसको हम बोलते हैं ओडिमा। तो इसमें जो सेकंड में है क्वेश्चन का आंसर, राइट आंसर है ओडिमा, बी। शरीर में आयोडीन की कमी से बांझपन, बोनापन, रक्तहीनता और गलगन हो सकता है। सही मिलान का चुनाव कीजिए। अब कौन कौन से रोग ऐसे हैं जो कि इसमें मतलब तीन चार मतलब सही ऑप्शन है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं उनको आपको पहचानना है। इसमें से बांझपन होता है क्या, या बोनापन होता है, या रक्तहीनता होती है, या गलगन हो सकता है। अब रक्तहीनता तो इससे नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ना। तो 3 का आंसर क्या है? सी। सी में देखिए क्या है, फर्स्ट बांझपन होता है, बोनापन भी होता है आयोडीन की कमी से, शरीर छोटा रह जाता है। और थर्ड नहीं आएगा इसमें, और फोर्थ आएगा गलगंड हो सकता है ना, गले का रोग आयोडीन की कमी से हो सकता है, बोनापन हो सकता है, बांझपन हो सकता है, लेकिन रक्तहीनता लोह तत्व की कमी से होती है, न कि आयोडीन की कमी से होता है। फिर फोर्थ नंबर पे है अपना, नमक एवं आयोडीन का मिश्रण डैश कहलाता है? आहार वितरण, आहार फोर्टिफिकेशन, आहार परिवर्तन या उपरोक्त सभी। तो फोर्थ में क्या आएगा हमारा? नमक एवं आयोडीन का मिश्रण आहार फोर्टिफिकेशन कहलाता है। किसी भी देश के नागरिकों का अच्छा या बुरा पोषक स्तर डैश को सीधे प्रभावित करता है? देश की अर्थव्यवस्था को, देश की प्रगति को, देश की उत्पादकता को, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें है कि किसी भी देश के नागरिकों को अच्छा या बुरा पोषक स्तर, तो भाई ऑब्वियसली देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, देश की प्रगति को भी प्रभावित करेगा। यदि हमारा पोषक स्तर अच्छा है तो भी देश को प्रभावित करेगा, बुरा है तो भी हमारे देश को प्रभावित करता है, और देश की उत्पादकता को भी प्रभावित करता है। फिर हमारे जन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, या फिर जन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? देखिए, जन स्वास्थ्य का तात्पर्य सभी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा तथा उसे बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास से है। जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य कुपोषण अर्थात दोनों की रोकथाम करके नागरिकों के स्वास्थ्य को अनुकूलतम स्तर पर बनाए रखना है। पोषक पूरक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? संवेदनशील समूह अर्थात उन लोगों को जिनमें किसी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी की संभावना होती है या कम होती है, को पोषक पूरक पदार्थ दिए जाते हैं। भारत में विशेष रूप से विटामिन ए और लौह तत्वों को पोषक पूरक पदार्थ योजना के अंतर्गत स्कूली बच्चों को
दिया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इसी में, टूड त्वचा। देखिए हमने आपको इसमें बताया था टूड त्वचा क्या होती है। जो विटामिन ए की कमी हमारे बाहरी त्वचा को भी प्रभावित करती है। शरीर की त्वचा शुष्क, खुरदरी व चितकबरी सी हो जाती है। त्वचा की चितकबरी व मेंढक के समान दिखाई देती है। ऐसा स्वेद ग्रंथियों के ठीक से काम न करने के कारण होता है। हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं और लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। तो ये जो कोढ़ रोग बताया गया है, सॉरी टोड रोग बताया गया है, टोड त्वचा का, वो किसकी कमी से होता है, किसके सही रूप से काम करने पर नहीं होता है ऐसा? श्वेत ग्रंथियों के ठीक से काम न करने के कारण यह रोग होता है। ऐसी स्थिति में विशेषतः पीठ, गर्दन और कंधे पर बड़े बड़े चकत्ते से बन जाते हैं। फिर है 4 नंबर पे, आँखों के रोग की अंतिम स्थिति को क्या कहते हैं? आँखों के रोग की अंतिम स्थिति को अंधापन कहा जाता है। इसमें कॉर्निया के नरम हो जाने के कारण झिल्ली मुलायम होकर खुलना शुरू हो जाती है, जिससे आँख लाल और सूज जाती है और धीरे धीरे व्यक्ति को दिखाई देना बंद हो जाता है। 5वां है, खाद्य प्रबलीकरण से आप क्या समझते हैं? खाद्य प्रबलीकरण भोजन को पोषक तत्वों द्वारा पुष्ट करना होता है। उदाहरण के लिए आयोडीन युक्त नमक। विभिन्न भोजन संबंधी सुरक्षा कार्यक्रमों के नाम। भोजन सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से है: जन वितरण प्रणाली, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना। इसके बाद स्वास्थ्य देखभाल से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य एक मूलभूत मानवाधिकार है। हर सरकार का यह दायित्व है कि अपने नागरिकों को सुनिश्चित सेवाएं या स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराएं। यहाँ स्वास्थ्य देखभाल का तात्पर्य केवल डॉक्टरी देखभाल से ही नहीं, बल्कि इसमें सभी सेवाएं शामिल होती हैं जिनसे स्वास्थ्य को बनाए रखने या उसमें वृद्धि करने, व्यवस्थित करने, निगरानी करने और स्वास्थ्य लाभ में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? यह सेवा सरकार द्वारा लगभग सभी गांवों तथा जिलों में उपलब्ध करवाई जाती है, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध डॉक्टरों द्वारा डॉक्टरों से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं इलाज करते हैं। और अधिकतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में केवल सामान्य बीमारियों का ही इलाज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जन पोषण विशेषज्ञ किन क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं? अब देखिए किन क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का पोषण स्तर ही उसके स्वास्थ्य का मुख्य परिचायक होता है। वैश्विक स्तर पर औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, लोगों की खाद्य संबंधी आदतों एवं पसंद नापसंद, गरीबी, बीमारी तथा विलासितापूर्ण गलत जीवन शैली इत्यादि जैसे कारकों के कारण स्वास्थ्य संबंधी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। फिर है 10, क्वेश्चन नंबर 10, भोजन आधारित कार्य नीतियों के क्या लाभ है? यह दीर्घ उपयोगी है, जिसके कारण इसके लाभ भी लंबे समय तक मिलते रहेंगे। और यह कार्य नीति लागत प्रभावी है तथा यह विभिन्न संस्कृतियों और आहार में परंपराओं के लिए भी अपनाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त इनमें अतिमात्रा या अविषालुता का खतरा भी नहीं रहता है, जैसा कि इसे अन्य रणनीति में हो सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, भोजन आधारित कार्य नीति के क्या लाभ है? क्वेश्चन नंबर 11, भारत में आमतौर पर स्वास्थ्य सेवाएं
कौन से स्तर की होती है? प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं और उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कुछ स्वरोजगार एवं वैतनिक योजनाओं के नाम बताओ। इन योजनाओं का क्या उद्देश्य है? सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धों, महिलाओं तथा वंचित वर्गों को लक्षित करके निम्नलिखित रोजगार एवं वैतनिक रोजगार योजनाएं शुरू कर सकते हैं। फर्स्ट, महिला और बाल विकास मंत्रालय। सेकंड, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम। थर्ड है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और चौथा है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। और फिफ्थ नंबर पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। महात्मा गांधी। सिक्स नंबर पे है महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा 2005 का यह योजना है। फिर 30 नंबर पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जन पोषण तथा स्वास्थ्य के महत्व को समझाइए। अब देखिए बच्चों, है वह हमारे ये लास्ट क्वेश्चन बच्चे हैं जो कि दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। फर्स्ट है जन पोषण विशेषज्ञ के लिए जीविका के कौन कौन से अवसर उपलब्ध है? चर्चा कीजिए। अब कौन कौन से अवसर उपलब्ध हैं देखिए। फर्स्ट, अस्पतालों के PSM विभागों में जन या सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर सकते हैं। सेकेंड, सरकार के पोषण कार्यक्रमों जैसे कि ICDS यानी मानवीय एकीकृत विकास योजनाएं जिसको हम कहते हैं। फिर खाद्य एवं पोषण बोर्ड में कार्य कर सकते हैं। क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थानों में पोषण विशेषज्ञ के रूप में भी हम कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्र या किसी संस्थान में पोषण परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं। विद्यालयों, उद्योगों इत्यादि के लिए आहार विशेषज्ञ या परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं। और फिर है शिक्षण और शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर कार्य कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम जा सकते हैं। अब हमारा अवस्था है लास्ट, अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। रिसर्च भी हम इसमें कर सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा कुपोषण का क्या अर्थ है, यह कितने प्रकार के होते हैं। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कुपोषण शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित तथा देखिए शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित तथा निश्चित मात्रा में पोषक तत्व न ग्रहण करना कुपोषण कहलाता है। कु अर्थात बुरा और कुपोषण अर्थात बुरा पोषण, जिसे ग्रहण करने से व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुकूल पोषक तत्व नहीं मिलते हैं और वह अस्वस्थ हो जाता है। और ये जो कुपोषण है वो कितने प्रकार का बताया गया है? 3 प्रकार का। ठीक है, 3 प्रकार का कौन कौन सा बताया गया? अत्यधिक पोषण यानी आवश्यकता से ज़्यादा यदि हम खाना खा लेते हैं तो इस स्थिति में हम इसके शिकार हो जाते हैं। देखिए, जब व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित मात्रा में पोषक तत्वों से अधिक मात्रा अपने भोजन से प्राप्त करता है तो वह अत्यधिक पोषण से ग्रस्त होता है। अत्यधिक पोषण को सरल भाषा में मोटापा कहा जाता है और यह किसी एक से अधिक पोषक तत्व की अधिकता से हो सकता है। फिर है अपर्याप्त पोषण, जब व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित मात्रा में पोषक तत्वों से कम मात्रा में अपने भोजन से प्राप्त करता है तो वह अपर्याप्त पोषण से ग्रस्त होता है। अपर्याप्त पोषण के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की वृद्धि और विकास कम हो जाता है और उसमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर असंतुलित भोजन, अब यानी या तो हमने आवश्यकता से ज़्यादा खा लिया या फिर हम जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता थी उतना हमने नहीं लिया है तो वो हो जाता है हमारा असंतुलित भोजन।
जब व्यक्ति के शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा में पोषक तत्व के होने के स्थान पर पोषक तत्वों की मात्रा असंतुलित होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का पोषण असंतुलित पोषण कहलाता है। असंतुलित पोषण एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिकता अथवा कमी के कारण पाया जाता है तथा शरीर के लिए हानिकारक होता है। अब उसके अलावा और भी जैसे हमारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आप वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे जन सामुदायिक पोषण विशिष्ट कौन कौन से क्षेत्रों तक स्थितियों में कार्य कर सकते हैं, जो कि लास्ट का वीडियोस में बताया गया कौन कौन से क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं, ये उसमें दिया हुआ है। फिर भारत में पोषण संबंधी समस्याएं, ये भी मैंने समस्याओं वाला भी वीडियो बनाया है, तो आप उसमें से कर सकते हैं। इसीलिए स्क्रीनशॉट लेके इसका आंसर आप बता सकते हैं। फिर पोषण समस्याओं का सामना करने के लिए कौन कौन सी कार्य नीतियाँ, मैंने आपको बताया था कि पोषण संबंधी सरकारी कार्य नीतियाँ, ठीक है, तो आप उन कार्य नीतियों के माध्यम से इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। फिर जिन पोषक समस्याओं से निपटने के लिए मुख्य रूप से कौन कौन सी कार्य नीतियाँ रणनीतियाँ तैयार की जा सकती है और विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रम को विस्तार से समझाएंगे। अब इसमें जो विस्तार से समझना होगा उसमें 3 चीज़ें आ जाएगी। पोषण के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं उसमें कौन कौन से आएगी, जो ICDS वाली है वो आ जाएगी, अंत्योदय योजना है, बहुत सारी जो योजनाएं थी इसी के अंतर्गत आई हुई है। देखिए विभिन्न पोषण संबंधी कार्यक्रम है। फर्स्ट है एकीकृत बाल विकास सेवा, सेकंड है पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम, और थर्ड है इसमें जो योजना कार्यक्रम है उसमें आहार पूरक कार्यक्रम, जिसमें विशेष पोषण कार्यक्रम है, बालवाड़ी है, गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है। फिर इसमें में दिए हुए हैं भोजन सुरक्षा कार्यक्रम, और इसमें फिर वो वैतनिक वाला दिया हुआ है कि किस प्रकार से लोगों को स्वरोजगार के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसमें है महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई है, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम चलाए गए, ऐसे बहुत सारी है। और इसी के अंतर्गत आती है जो मैन है वो आपकी मनरेगा, मनरेगा के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो मनरेगा जैसी योजनाएं वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो आप ये उस वीडियो के अंदर जा कर के देख सकते हैं और उसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर, और कल हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, चैप्टर नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो 4th चैप्टर। आज के लिए इतना, धन्यवाद।